हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग? सभी लोग बढ़िया ना? गुड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज झारखंड बोर्ड के जो सेट 2 है, मॉडल सेट 2, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कुछ दिन पहले मॉडल सेट 1 सॉल्व किया। मुझे लगता है कि आप लोग सभी लोगों को वो क्लियर होगा। आज हम लोग मॉडल सेट 2 स्टार्ट करेंगे और आइए देखते हैं मॉडल सेट 2 क्या है। ठीक है, और हम लोग आज इसको बनाएंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लोग सभी लोग फिजिक्स का मॉडल सेट 2 ले लेंगे और लेकर बैठेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो चार्ज है जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है और उसको हम लोगों ने r दूरी पे जब रखा है। ठीक है, दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों को जब हम लोग r दूरी पे रखे हैं, ठीक है, तो ये दोनों कितना फोर्स लगा रहे हैं? ये दोनों फोर्स F लगा रहे हैं। ठीक है, ओके। बोलते हैं कि अब क्या किए कि इफ द चार्ज इज हाफ, अगर हम लोग चार्ज को हाफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं चार्ज को? अगर हम लोग चार्ज को हाफ कर देते हैं, मतलब चार्ज कितना हो जाए? q/2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। ठीक है, अगर चार्ज को हम अब q नहीं q/2 कर देते हैं और दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाकर अब 2r कर देते हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से फोर्स के लिए रिलेशन कौन सा सही होगा। ठीक है, यही बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे फोर्स निकालिए। हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मान लेते हैं कि फोर्स F डैश है और F डैश फोर्स, अब इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? K Q/2 इंटू Q/2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कितना? r स्क्वायर। कितना आ जा रहा है? Q/2 डिवाइड बाई Q/2 और होल डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, मतलब 2r का स्क्वायर। आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका K Q इंटू Q कितना आ जाएगा? Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4r स्क्वायर। ठीक है, आपको आंसर कितना मिल गया? आपको आंसर मिल गया F डैश इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई 16r स्क्वायर। और KQ स्क्वायर ये किसका वैल्यू है? Q इंटू Q बोले तो Q स्क्वायर, ये F का वैल्यू है ना, KQ स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो F डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा? F बाई 16। F डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा? F बाई 16। तो इसमें जो हमारा आंसर नंबर D है, ये आंसर नंबर D क्या होगा? सही होगा। F इज इक्वल टू F बाई 16। F डैश इज इक्वल टू F बाई 16। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है, ये ऑप्शन डी हो गया है ना। पहले का ऑप्शन क्या हो गया? पहले का ऑप्शन हो गया डी, F बाई 16। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं लोग, है ना। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बताइए यूनिट क्या होगा। तो दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? F बाई Q, यही पढ़ाया है ना। तो E इक्वल टू F बाई Q अगर होता है तो फोर्स के लिए हम न्यूटन लिखते हैं और चार्ज के लिए हम कूलम लिखते हैं। तो न्यूटन पर कूलम, इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया कौन सा? D। तो दूसरे का भी ऑप्शन क्या है? D है। दूसरे का भी ऑप्शन क्या हो जा रहा है? D है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, बोलता है कि when an electric dipole is placed in uniform electric field it experiences। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। बोलता है कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब पेयर ऑफ पोल्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड,
opposite in nature and separated by some small distance। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, एक रिपल्शन होगा, एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा। अगर हम आपसे पूछें कि यूनिफॉर्म इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा तो आप बोलेंगे Q इंटू ई, और इस फोर्स का पूछेंगे तो आप बोलेंगे सर माइनस Q इंटू ई। अगर हम आपसे पूछ दें यहाँ पे नेट फोर्स तो आप यहाँ पे बोलेंगे नेट फोर्स, ये प्लस में है ये माइनस में है, मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो है। लेकिन हम अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों फोर्स के बीच में कुछ लाइन ऑफ एक्शन है, कुछ परपेंडिकुलर दूरी है, और अगर दो इक्वल फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो और उनके बीच में कुछ परपेंडिकुलर दूरी हो तो वहां पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है। यहाँ पे क्या लगता है, टॉर्क। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लगेगा, टॉर्क मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टॉर्क। और सिर्फ टॉर्क वाला ऑप्शन कौन सा है, बी। तो अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, सिर्फ टॉर्क लगेगा। क्यों, क्योंकि उसका नेट फोर्स कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद कौन सा गया इसका ऑप्शन, ऑप्शन बी हो गया है ना। तीसरे का ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, नेट टॉर्क। ठीक है, आ टॉर्क, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलता है 1 वोल्ट किसके बराबर है। तो ये सब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 1 वोल्ट आपको मैंने बोला है कि 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है, हाँ या ना। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 जूल पर कूलम वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी आप लोगों ने पढ़ा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, और V इज यूनिट फॉर पोटेंशियल, वर्क डन इज जूल एंड चार्ज इज कूलम। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज से हम लोग यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखेंगे। बोलता है कि अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, ये जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मान लीजिए इसका एरिया ए है और दो प्लेट के बीच की जो दूरी है ये कितनी है बच्चों, डी है। तो अगर अभी हम आपसे इसकी कैपेसिटी पूछेंगे तो आप बोलते हैं सर एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी। लेकिन जब हम लोग इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा फिल कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो हमारा एरिया ऑफ प्लेट ए ही है और डिस्टेंस डी है, तो इस केस में जो कैपेसिटी होती है ये k इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी होती है। और हमको पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ऑलवेज 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर 1 से बड़े किसी भी नंबर से हम लोग किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा ना। 1 से बड़े किसी भी नंबर से हम लोग अगर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे कैपेसिटी क्या होगी इसकी, इंक्रीज कर जाएगी। तो आंसर नंबर 5 का ऑप्शन जो सही है वो सही होगा, कौन सा, ए, इंक्रीज। ठीक है, तो अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब वैल्यूज आप लोगों को हमने बताया है कि वैल्यू को याद रखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू बताइए, मतलब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताइए। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको मैंने बताया है 8.85 into 10 to the power of -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए में ही दे दिया गया है ना। ओके, ये ऑप्शन ए। 6 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 6 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है कि जिस रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है, बताइए वहां पे, क्वेश्चन नंबर 7, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बोलता है जिस रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू dV बाई dr होता है। अब अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है
तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को बताया गया है कि E इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr, ये पढ़ा है ना आप लोगों को, तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr हमने लगाया, V का वैल्यू कांस्टेंट है और हमको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ठीक है, बोलता है इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के लिए सही नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है एनर्जी के लिए हाफ CV², है ना, पढ़े कि नहीं। इसके बाद हम लोगों ने यह भी पढ़ा है एनर्जी के लिए हाफ Q² बाई C, और एनर्जी के लिए हम लोगों ने यह भी पढ़ा है हाफ Q इंटू V। ये तीनों एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को एक एक करके डिराइव करके दिखलाया था। इसमें जो सिर्फ D वाला है, ये D वाला ऑप्शन नहीं है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के लिए, तो हम लोग D को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आप SI यूनिट बताइए। तो बच्चों आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू DS, ये पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, क्या होता है, E इंटू DS होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू DS होता है। तो अगर हम आपको बोलेंगे कि फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, E यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम, और DS के लिए क्या लिखेंगे, DS इज एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शन क्या है, C है। तो 9 का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, C होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा उसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, C होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि a surface considered for a Gauss's law, आपको मैंने बताया है कि गॉस थ्योरम ये हमेशा क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, और इस क्लोज सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि वो सरफेस जो कि गॉसेस लॉ में यूज करते हैं, उस सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उस सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस। क्या नाम है, गॉसियन सरफेस। इसके बाद देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने बताया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास में ही करवाया था, अगर आप लोगों ने ध्यान से क्लास में देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग देखते के साथ बताएंगे। बोलता है कि एक चार्ज है जिसको हम लोगों ने एक क्यूब के अंदर रखा है, जिस क्यूब का साइड कितना है बाबू, A है। ठीक है, ये साइड आपको जो दिया गया है ये सिर्फ आपको गड़बड़ाने के लिए दिया गया है। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में आपको जो साइड दिया गया है क्यूब का, ये सिर्फ आपको गड़बड़ाने के लिए दिया गया है कि आप थोड़ा सा इधर उधर भाग जाए। बोलता है कि इस क्यूब के अंदर हमने एक चार्ज रखा है क्यूब, बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एक फेज से। तो क्यूब में टोटल कितना, 6 फेज होता है। क्यूब में टोटल कितना फेज होता है, 6 फेज। अगर हम आपसे पूछे कि बाबू फ्लक्स बताइए, तो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम बोलता है बच्चों कि फ्लक्स जो होता है ये Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। किसी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो किसके बराबर होगा, टोटल उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इस पूरे क्लोज सरफेस से अगर हम आपसे पूछेंगे फ्लक्स बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस क्यूब के क्लोज सरफेस को बनाने के लिए टोटल कितना फेस यूज किया गया होगा, 6 फेस यूज किया होगा। हम लोगों ने फेस से ही पूछा है, इस क्यूब को बनाने के लिए टोटल कितना फेस, 6 फेस यूज किया होगा। तो अगर हम आपसे बोले कि ये क्लोज नहीं, सिंपल लिखिए 6 फेस से कितना फ्लक्स, तो आप क्या बोलेंगे,
सर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर हम आपको बोले कि अगर 6 फेज से Q बाई एप्सिलॉन नॉट है तो एक फेज से कितना होगा, तो आप बोलेंगे ना सर उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो एक फेज से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। एक फेज से कितना फ्लक्स निकलेगा बच्चों, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और ये होगा आंसर ए। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, किसी को दिक्कत होगा आप लोग कमेंट्स कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन पे दिक्कत होगा उस पे कमेंट्स कर लेंगे आप लोग। ठीक है ना, कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो फिर हम बताएंगे। इसके बाद देखिए बोलता है ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, आपको मैंने बताया था कि ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कंडक्टर्स। ओम्स लॉ सिर्फ किसके लिए, कंडक्टर के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है ना, तो ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 12 का आंसर मिल गया ना, 12 का आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बच्चों। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बोलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो देखिए ये मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम लोगों ने एक बैटरी से मान लीजिए कनेक्ट कर दिया है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव है तो ये इस कंडक्टर का पॉजिटिव होगा, ये बैटरी का नेगेटिव है तो ये इसका नेगेटिव होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। हर एक कंडक्टर के पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जितने वेलोसिटी से किसी कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता है, इसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। हमने आपको बताया है कि कोई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जितने वेलोसिटी से किसी कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट करेगा, जो भी उसका एवरेज वेलोसिटी होगा उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आप लोगों को मैंने एक्सप्रेशन बनाया है, vd इक्वल टू E into tau divided by me, जहां पे ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं और me क्या है, मास है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। कोई ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, ये दिया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो 13 क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, VD इज प्रोपोर्शनल टू E। आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे बढ़ के और क्वेश्चन को समझेंगे। ये देखिए आपको बोला गया कि किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है ये किसके ऊपर बेस्ड है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। जंक्शन रूल, इस रूल को बोलते हैं हम लोग, मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे बहुत सारे वायर्स आकर के इस तरह से कनेक्टेड हैं, तो कुछ करंट इधर से आ रहा है, कुछ इधर से आ रहा है, कुछ करंट इधर से आ रहा है और कुछ इधर से इधर निकल जा रहा है, कुछ इधर से इधर निकल जा रहा है। ये जंक्शन रूल बोलता है जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट वहां से निकल भी जाएगा। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 सॉरी, ये बराबर होगा I4 प्लस I5 के। और करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, तो हम लिख सकते हैं Q1 बाई टी प्लस Q2 बाई टी प्लस Q3 बाई टी इज इक्वल टू Q4 बाई टी प्लस Q5 बाई टी। सारे जगह से टी को काट दीजिए, क्या मिलेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q4 प्लस Q5। जितना चार्ज यहाँ पे आया उतना ही चार्ज यहाँ पे चला गया। ठीक है, मतलब एक बॉडी ने चार्ज लूज किया, दूसरे ने गेन किया, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है वो क्या है, ये बेस है लॉ ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए जो आपका ऑप्शन है 14 का ऑप्शन क्या होगा बच्चों, 14 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा और क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ये क्वेश्चन ही मैंने आपको बोला था कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि बताइए किरचॉफ का लूप रूल ये किसके लिए है। तो हमको पता ये क्या बताता है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, हाँ या ना।
किरचॉफ का जो लूप रूल है वो क्या है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डील करता है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 15 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी। ठीक है, 15 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए 16वां क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किसी कंडक्टर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी। आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है कि रेजिस्टिविटी जो है ये नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे नेचर तो दिया नहीं है, तो रेजिस्टिविटी जो है ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर है मतलब ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, है ना। बोलता है एन सेल है और सारे सेल का ईएमएफ कितना है, ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, सारे सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। इन सारे सेल्स को हम लोगों ने कैसे कनेक्ट कर दिया है, सारे सेल को हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। इन सारे सेल को हम लोगों ने कैसे कनेक्ट कर दिया है, पैरेलली कनेक्ट किया है। आपको बोला गया है कि बताइए इनका नेट ईएमएफ कितना होगा और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अगर सारे सेल का ईएमएफ ई है तो हमको पता है कि ये और ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई आ रहा है। तो नेट ईएमएफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ यहाँ पे ई ही हो जाएगा, है ना। ये इस रास्ते से जाएंगे तब भी ईएमएफ ई, इस रास्ते से जाएंगे तब भी ईएमएफ ई, इस रास्ते से जाएंगे तब भी ईएमएफ ई, है ना। तो यहाँ पे जो भी है नेट ईएमएफ कितना रहेगा, ई। लेकिन जब इंटरनल रेजिस्टेंस का बात आएगा तो अगर हम देखेंगे तो ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू n टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, 1/RP इक्वल टू n/R। तो RP इज इक्वल टू हो जाएगा R/n। RP कितना हो जाएगा, R/n। है क्या कोई ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन नंबर 17 का ए है, जिसमें नेट ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R/n। इस क्वेश्चन को आपने जो भी लोग बनाना चाहते हैं बना लीजिए। ये क्वेश्चन में बहुत बार बच्चे लोग फंस जाते हैं, है ना। याद रखेंगे जब तक नेट ईएमएफ ई है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तब तक नेट ईएमएफ कितना आएगा, ई ही आएगा। इसको लिखिए जल्दी से। हो गया सारे लोगों का, सारे बच्चे लोगों ने बना लिया है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 देखते हैं। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, सुनेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है बच्चों कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नाइन इज, ठीक है, मैग्नाइन की रेजिस्टिविटी क्या होगी। ठीक है, देखिए याद रखेंगे कि मैग्नाइन की रेजिस्टिविटी जो होती है ये इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। मैग्नाइन की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। इसी वजह से मैग्नाइन को हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स में यूज करते हैं या और भी जगह, कि टेम्परेचर की वजह से इसकी रेजिस्टिविटी में या रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस ना आए। तो 18 का जो आंसर है, 18 का आंसर वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंट होता है किससे, टेम्परेचर से। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए 3 रजिस्टर दे दीजिए, एक 10, एक 15 और एक 30 ओम का। ठीक है, इन तीनों को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। इन तीनों को आप क्या कीजिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए।
अपने से मान लीजिए, देखिए तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना। और अब इनका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, ये 10 है, ये 15 है और ये 30 है। अगर आप इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/rp इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो 1/rp इज इक्वल टू 30, तो ये 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 1/rp इक्वल टू कितना आया 6/30, 6 1 जा 6 5 जा, तो rp का वैल्यू कितना आया 5 ओम। क्या ये रिजल्टेंट सारे से कम है, कम है ना। तो अगर हम लोग पैरेलल में लेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिक्रीजेस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में काम करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो 19 का ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोलता है। ये बोलता है कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसके बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिए हैं, देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल क्या होगा। देखिए सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज बनाइए। ये इस तरह से हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज बनाते हैं, है ना। ये इस तरह से हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया, यहां पे हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगाया और यहां से हम लोगों ने बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यही चीज है, ठीक है। बोलता है कि हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी को क्या कर दे रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज। ये P मान लीजिए, ये Q मान लीजिए, ये R मान लीजिए, ये S। जब हम इंटरचेंज कर दे रहे तो अब क्या हो जा रहा है, अब देखिए अब यहां से यहां पे ये बैटरी आ जा रहा है ना, और यहां से गैल्वेनोमीटर आ जा रहा है कि नहीं, यही है। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अब बताइए कि क्या होगा, ये पूछा गया है इंटरचेंज द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा। देखिए बच्चों सिंपल सा बात यह है कि जब तक रेजिस्टेंस के पोजीशन में चेंज नहीं आएगा तब तक गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। याद रखना है, रेजिस्टेंस के पोजीशन में चेंज आ जाता तब वहां पे गैल्वेनोमीटर में चेंज आ सकता था, क्योंकि हम पढ़ते हैं P/Q = R/S। अगर P इधर चला जाता, R इधर आ जाता तो ऐसा हो सकता था। हम लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर और बैटरी के पोजीशन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारे पोजीशन में डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर चेंज करेगा। ऐसा पढ़ा है क्या हम लोगों ने, ऐसा हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो याद रखेंगे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। हाँ अगर रेजिस्टेंस के पोजीशन में चेंज आ जाता तो चेंज कर जाता। तो ठीक है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई चेंज नहीं वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, सी है। तो अगर आप लोग गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करेंगे और आप सोचेंगे गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में कोई चेंजेस आ जाए, तो याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। डिफ्लेक्शन में चेंज तभी आएगा जब हम लोग इसके रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद तो 20 का सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। आगे का क्वेश्चन सुनेंगे, नेचर ऑफ पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल करंट आर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 21, अगर पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है, ये पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि पैरेलल करंट है, और बोलता है एंटी पैरेलल करंट है, तो ये एंटी पैरेलल है, ठीक है ना। पैरेलल मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल मतलब दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप लोगों को मैंने बताया है कि जब भी दो वायर है और दोनों से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो हमेशा इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और जब भी दो वायर है और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा तो हमेशा इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो नेचर ऑफ पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल करंट आर, पैरेलल करंट अट्रैक्ट्स, एंटी पैरेलल करंट रिपेल्स, ठीक है। पैरेलल करंट ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा और एंटी पैरेलल करंट ऑलवेज रिपेल करेगा। इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारे घर के बाहर जो वायर होता है,
ठीक है। वायर आप देखते हैं जो ऊपर पोल से पार होता है, ओवरहेड वायर्स, वो काफी दूर दूर में होते हैं, या जब आप अपने गांव जा रहे हैं, जो अपने घर जा रहे हैं, तो आप देखते हैं जो भी खेत से वायर पार होते हैं उनको बहुत दूर दूर में रखा जाता है, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन उनसे करंट फ्लो करेगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और ऐसा ना हो कि अट्रैक्ट करने के बाद वो क्या हो जाए, आकर के आपस में सट जाए। इसी वजह से उन दो वायर्स को क्या करते हैं हम लोग, दूर रखते हैं। ठीक है, तो दूर रखने वाला ऑप्शन क्या हो गया बच्चे लोग, बी। तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा बी, 21 का बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि a charged particle is moving on a circular path with velocity v in uniform magnetic field B। ठीक है, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है ना। हाँ, इस मैग्नेटिक फील्ड B में यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी v, हाँ वेलोसिटी v से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अब बोलता है कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल को बढ़ा दें और मैग्नेटिक फील्ड को आधा कर दें तो उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, वेलोसिटी को बढ़ा दे और मैग्नेटिक फील्ड को आधा कर दे तो रेडियस क्या होगा। याद रखेंगे आप लोगों को मैंने एक एक्सप्रेशन बताया है, R इज इक्वल टू mv/qb, आया ना, क्या बताया है, R इज इक्वल टू mv/qb। ये एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे बोलता है कि वेलोसिटी को हम डबल कर दे रहे हैं, कर दीजिए 2v कर दीजिए, है ना, और b को क्या कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, यही बोला ना क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ। ठीक है, तो हाफ कर दिए, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो r डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4mv/qb। तो r डैश इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 4r। मतलब जब आप वेलोसिटी को डबल करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को हाफ करेंगे तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में 4 गुना होगा। अगर पहले 1 मीटर का था तो बाद में 4 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, जिसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो गया बच्चों, बी। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ठीक है, बोलता है मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट। अरे ये सब तो बताया हुआ है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि ये वेबर होता है। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट, वेबर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन क्या होगा, डी। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट। आपको मैंने पढ़ाया है कि साइक्लोट्रॉन को हम लोग एक्सेलरेट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन किसको एक्सेलरेट करने के लिए, तो पॉजिटिव आयंस को। साइक्लोट्रॉन से हम क्या करते हैं, गोल गोल घुमा के पॉजिटिव आयंस को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करवाते हैं। तो साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट, ऑप्शन नंबर सी है, पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ओके आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 है ये देखिए, अगर ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को मैंने बताया है, कितना बताया है, b इज इक्वल टू μ0I/2r। यही बताया ना, क्या बताया आप लोगों को, b इज इक्वल टू μ0I/2r। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, सिंपल, ये r क्या नजर आ रहा है, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो हम क्या बोलेंगे, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यहाँ पे हम लोगों को रेडियस स्मॉल r दिया है तो यहाँ पे स्मॉल r ही लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, b। क्या है, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है,
इसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये बोलता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज डबल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स बिटवीन द कंडक्टर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज डबल्ड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि मान लीजिए कि ये दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर था, इसके बीच में अगर फोर्स आपसे हम पूछते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ ही बता दीजिए, तो ये आप लोगों को मैंने बताया था म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाई A, यही बता रहा हूं, सॉरी म्यू नॉट बाई म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 I2 बाई A, यही बताया था। ठीक है, जब इसके बाद बोलता है कि ये A क्या था, इन दोनों के बीच की दूरी थी। बोलता है कि जब हम इन दोनों के बीच की दूरी को डबल कर देंगे, मतलब A से अब कितना कर देंगे 2A कर देंगे, तो इस केस में फोर्स मान लेते हैं कि F लग रहा था, इस केस में F डैश लगेगा, तो F डैश पर यूनिट लेंथ कितना ले लेंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाई 2A, है ना। तो ये क्या हो गया, ये इसका हाफ हो गया ना, तो F डैश जो है ये F का क्या हो गया, हाफ हो गया। तो याद रखेंगे अगर दो करंट कैरिंग वायर है, दोनों के बीच की दूरी को अगर हम डबल कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, आधा। और फोर्स आधा का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, फोर्स बिकम हाफ टाइम्स। ऑप्शन बी है फोर्स बिकम हाफ टाइम्स। ठीक है, फोर्स कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया हम लोगों का। इसके बाद हम लोग आते हैं, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। बोलता है मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स व्हाइल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कब होगा ऐसा, अच्छा कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए कि ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो आपको पता है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है। तो थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 0 कर देंगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ पे जो V है, मतलब चार्ज पार्टिकल है, उसको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करना होगा, हाँ या ना। चार्ज पार्टिकल को ये क्या करना होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। है क्या ऑप्शन, हाँ, इफ चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये पैरेलल में भी हो सकता है और एंटी पैरेलल में भी, क्योंकि साइन 180 का भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 27 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 27 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ये फॉर्मूला याद रखना है, F इज इक्वल टू QVB। अब हमको बोलता है कि फोर्स 0 होना, फोर्स 0 कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा, है ना। साइन का वैल्यू 0 का, जब थीटा 0, मतलब क्या हो जाएगा, B और B दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे ये थीटा क्या होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ठीक है ना, 27 तक हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है। बोलता है कि द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम, अच्छा हाँ, अगर अर्थ एज ए मैग्नेट ये कर रहा है, ठीक है, अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमको पता है ये अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये ज्योग्राफिकल साउथ, यही बोलते हैं ना, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है और ये क्या है, जियोग्राफिकल साउथ है ना। आपको पता है कि अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ, अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ, कौन सा नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये अर्थ के साउथ पोल की तरफ, और अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ, कौन सा साउथ, मैग्नेटिक साउथ, ये किधर, ये इसके ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ, और अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। अब बोलता है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ टू साउथ फ्लो करता है आउटसाइड द मैग्नेट, तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ से किधर फ्लो करेगा,
ज्योग्राफिकल साउथ से किधर फ्लो करेगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। ये ज्योग्राफिकल साउथ से किधर फ्लो करेगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ से ये फ्लो करेगा किधर, मैग्नेटिक साउथ की तरफ। यही होता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए तो हम इसका क्या बोलेंगे, किधर से किधर, ज्योग्राफिकल में किधर से किधर, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है क्या साउथ टू नॉर्थ? हाँ, ऑप्शन बी है हमारे पास, साउथ टू नॉर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलेंगे साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है बच्चों कि एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है इस चीज को, मैंने बोला कि ये मान लेते हैं हम कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। क्या है बच्चों, ये वाला है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन एक प्लेन है। क्या है, ये प्लेन है। उसी तरह से ये वाले को हम मान लेते हैं कि ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। क्या है, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लिनेशन या फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो 29 का जो आंसर है वो आंसर क्या होगा, ए। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मतलब मैग्नेटिक एक्सिस पे प्लेन, और ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, मतलब ज्योग्राफिकल एक्सिस पे एक प्लेन है। ठीक है ना। तो 29 का आंसर क्या आ जाएगा, ए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जगह जगह पे अलग अलग होगा। क्या होगा, हर जगह पे अलग होगा। ठीक है ना। ये वैरी प्लेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस होता है। अर्थ में कहीं पे भी आप अर्थ में अगर आप जाएंगे तो हर जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 0.3 गॉस के बराबर होता है, टेस्ला के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हर जगह पे क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद 30 का हो गया ना। 30 का आंसर क्या मिल गया, डी। 30 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और 31 को देखेंगे। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अभी देखिए, अभी मैंने आप लोगों को एक इस तरह का प्लेन बना के दिखाया था ना मैग्नेटिक मेरिडियन पे। ठीक है, ये प्लेन बना के दिखाया था, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है हमारा। क्या है बच्चों, ये प्लेन जो है, इस प्लेन को हम बोल रहे हैं क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। इस मैग्नेटिक मेरिडियन पे मान लेते हैं कि ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी। इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड का, और ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये क्या है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, मतलब BH। अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डिप। इसी तरह से अर्थ का अगर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो अर्थ का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, BV बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को BH और वर्टिकल कंपोनेंट को BV। ये सारा कुछ मैग्नेटिक मेरिडियन पे है। कहां पे है ये सारा कुछ, मैग्नेटिक मेरिडियन पे। बच्चों, हम लोगों को बोला जा रहा है ना कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स, मतलब BV जो है ये √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब BH है। ठीक है, अगर हम यहां से आपसे पूछे कि बता सकते हैं, या फिर ऐसे इसको लिख लीजिए, BV/BH इज इक्वल टू कितना, √3। अगर हम इस ट्रायंगल से आपसे पूछे कि बाबू बताइए तो tan लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, तो आप जानते हैं tan मतलब क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बोले तो कौन सा है, BV है ना, तो BV बाय बेस बोले तो कौन सा है, BH।
तो tan लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, बीवी बाई बी एच, और बीवी बाई बी एच का वैल्यू कितना दिया है, √3। अब बताइए tan कितने का वैल्यू √3 आता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3, मतलब लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, 60। आपसे पूछा ही गया है कि एंगल ऑफ डिप बताइए, तो ये एंगल का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 60। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा वो सी होगा, एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बोलता है लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये तो याद होगा आप लोगों को, मैंने पढ़ाया है, लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ है ना। लेंज लॉ जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, तो ये क्या है, इसका ऑप्शन हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है ना। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 33 पे आते हैं। The EMF induced in a coil is directly proportional to change in magnetic flux, directly proportional to rate of change of magnetic flux। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मैंने पढ़ाया है फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ, फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज का सेकेंड लॉ क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, पढ़ाया ना ये चीज, जहां पे नेगेटिव साइन क्या बताता है, इंड्यूस ईएमएफ ऑपोज करेगा। तो अभी हम लोग इसको सिंपल E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, डी फाई बोले तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, डी फाई बोले तो क्या हो गया, चेंज इन फ्लक्स, और डी टी बोले तो चेंज इन टाइम, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया ना। तो ये जो ईएमएफ होता है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल जो होता है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो 33 का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, और आप लोगों को मैंने चिल्ला कर बताया था कि बाबू म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट हम लोग हेनरी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हेनरी। याद रखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए यूनिट क्या होता है बच्चों, हेनरी, और हेनरी क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है। हेनरी क्या है, ऑप्शन नंबर सी में हमको जो दिया गया है वो क्या है, हेनरी है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन बोलता है मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस देन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू विल बी। अरे कोई देखिए ये एरिया है, इस एरिया के अगर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तो क्या इस एरिया के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तो क्या यहां से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा, नहीं करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं करेगा तो फ्लक्स होगा, नहीं होगा। मतलब कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट विल बी 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जब एरिया के पैरेलल ही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, वहां पे कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू विल बी 0। और इसके साथ हमारा सेट 2 हो गया कंप्लीट, है ना। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। आप लोगों को अगला सेट भी हम बहुत जल्दी दे देंगे, ठीक है ना। आप लोग पहले इसको बनाइए, इसको कवर अप कीजिए। जिसको जो डाउट्स है आप हमको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जिसको अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप लोग वो टॉपिक को भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज को यहाँ पे रोक देते हैं, आज के अपने टॉपिक पे। ओके बच्चे लोग, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है मजा आया ही होगा आज के क्लास में आप लोगों को। थैंक यू।